जरा ये वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने भी है और सबके सामने नहीं भी है, इसलिए कि वाक़ये की हद तक तो हम कह सकते हैं कि सबको पता है, लेकिन वाक़ये की तफसीलात क्या हैं, well, जितने मुँह उतनी बातें। सबसे पहले मैं अपनी पोजीशन क्लैरिफ़ाई कर दूँ। बहुत से लोग कहते हैं कैसर भाई आपने इस पे कोई बात नहीं की, क्या वजह है? तो भाई मेरी एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है कि मैं डेवलपिंग न्यूज़ पे तबसरे नहीं करता, और यही वजह है कि मुझे कम से कम शर्मिंदगी होती है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं होती, इंसान हूँ, गलती मैं कर सकता हूँ। लेकिन आम तौर पे जो होता है कि मीनार पाकिस्तान पे देख ले, एक लड़की को छेड़ दिया, ये कर दिया, वो कब्र नज़र आई जिस पे ताला पड़ा हुआ है कि कैसी कैसी ये वहशियों की कौम है कि अब वालदैन को अपनी बच्चियाँ ऐसी कब्रों में वो उनको दफन कर रहे हैं कि जहाँ पे ताला लगा है, और सारी खबरें बाद में झूठी निकलती हैं या कम से कम सियाको सबाक से हट के निकलती हैं, तो फिर उस पर कोई माजरत नहीं करता, बस शर्मिंदा होकर चुप हो जाते हैं। सो मैं कभी भी डेवलपिंग न्यूज़, पर्टिकुलरली कश्मीर जैसा हसास मौजू हो, जहाँ पे एक तरफ इंडियन नैरेटिव चल रहा है, इसराइली नैरेटिव चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी ताकतें हैं, उनका नैरेटिव चल रहा है, सरकारी नैरेटिव है वो चल रहा है, तो वहाँ पे फिर आप जब तक थोड़ा-सा मामले की तह तक नहीं पहुँचते, या जिस हद तक आप आगे नहीं जाते, तब तक आप बात नहीं कर सकते। और हदीस शरीफ भी यही है कि बस आप खामोश हो जाएँ, फिर वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब चूँकि कुछ बेहतर मालूमात मेरे पास आई हैं, तो मैं इस पे बात करना चाहूँगा, और ये कई तरह के टॉपिक्स हैं। एक तो ये जो JAAC से हम बड़ी वीडियो के पर्पज़ के लिए हम जाक कहेंगे, कि जो जाक है इसका क्या पर्पज़ है, ये क्या चाहते हैं। अभी इलेक्शन में क्या हुआ, जो इलेक्शन का दिन था एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ, और हिस्ट्री क्या चल रही है, और आगे सॉल्यूशंस क्या हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन का दिन अनफॉर्चुनेट कि 3 फेजेस में इलेक्शन को डिवाइड किया गया, और जो पहली फेज़ है उस दिन, इलेक्शन के दिन ही जिस तरह से वायलेंस एंसू हुआ, इंतहाई ये हमारे लिए एक काबिल शर्म बात है कि इस तरह का वाक़या कहीं भी वो वकूफ़ पज़ीर हो, कभी भी आप उसको बगैर कंडेम किए आप नहीं रह सकते। लेकिन अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जाग से कि आखिरकार ये इशू क्या है, कि 2022-23 में जब ये तंजीम सामने आती है, तो कुछ 2-3 इनके पास चीज़ें हैं, बिजली महंगी, आटा, इस तरह की 2-3 चीज़ें हैं, रिजॉल्व हो गई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद फिर मामलात आगे चलते हैं, इनका जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो बढ़ता जाता है, एंड देयर कम्स अ पॉइंट कि वो 15 और 20 पे 38 44 पे जाके बात जाके ख़त्म होती है। एंड वी अंडरस्टैंड कि आमतौर पे खबर चल रही है कि 38 डिमांड थी, 37 पूरी हो गई हैं। एक्चुअली डिमांड साथ साथ बढ़ती रहीं, होती रहीं। तो अब ये कोई जो शुरू में था कि हमें शहरियों के लिए कुछ रिलीफ चाहिए, इस तरह ये वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही, बल्कि अब इसने जो पॉलिटिकल एजिटेशन है वो स्टार्ट कर दी, पॉलिसी लेवल पे, यहाँ तक कि कुछ सरकारी ज़मीनें हैं वो फला फला कम्युनिटी को दे दी जाएँ, ये कर दिया। और एक लंबा चौड़ा एक प्रोजेक्ट है, वो सारा स्टार्ट हो गया। सो फार एज़ वी अंडरस्टैंड कि 24 तो डिमांड्स ऐसी हैं कि जो इम्प्लीमेंट हो भी चुकी हैं, को 16-17 ऐसी हैं कि जो अंडर वे हैं, क्योंकि वो एकदम से नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे आप ये कहें कि ये सरकारी ज़मीन है, ये फ़लाँ कम्युनिटी वहाँ रहती है, ये ज़मीनें उनको दे दे, तो वो अगले दिन तो आप नहीं दे सकते। उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके लिए चीज़ें होंगी। ये फ़लाँ जगह सड़क बनानी है, तो सड़क अगले दिन तो नहीं बनेगी। फिज़िबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, सारा उसका इख्तियार, यानी कि दोज़ थिंग्स आर अंडर वे। 2 एक चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिरे से काबिल अमल हैं ही नहीं। उनमें से एक ये भी है, मिसाल के तौर पे 12 सीटें। अब 12 सीटों में भी आऊँगा, मैं सिर्फ़ अभी जाग के बारे में बता रहा हूँ कि इनकी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो मिज़ाज हमें नज़र आया वो क्या है। यानी कि एक ऐसी कमेटी, एक ऐसी तंज़ीम जिसके बारे में कहा गया कि इसके अंदर जो सिविलियंस हैं, ताजिर बरादरी है, लॉयर्स हैं एंड सो फोर्थ, के फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, जो कि इसका जो मेकअप है वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स का है, कि वो कुछ 2-4 चीज़ें चाह रहे हैं, वो 2-4 चीज़ें हो गई। लेकिन उसकी जब वो डिमांड मुसलसल आती रहे, और आपको पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको सियासी जमात नहीं है, आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसके बावजूद जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है वो एंटरटेन कर रही है। अब इसके अंदर बहुत से लोग और भी आ गए, आम लोग हैं। भले कश्मीर में बिजली सस्ती है, बाकी पाकिस्तान में बिजली बड़ी महंगी है, श्योर, लेकिन वो सस्ती होने के बावजूद एक पक्की बात है कि एक शहरी का अपनी रियासत से कोई ना कोई गिला ज़रूर रहता है। तो जब आप पब्लिक एजुटेशन के लिए कॉल देंगे, तो कोई ना कोई अपना शिकवा लेके आ जाएगा। कोई पाकिस्तान में जलसे ऐसे भी होते हैं कि आम तौर पे होते हैं कि जो पैसे दे के गए थे वो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, हर जगह पे ऐसा ही होता है। तो हम ये कहें कि ये कोई एक्सेप्शन होगी कि कश्मीर में जो भी आदमी जाके साथ खड़ा हुआ है वो किसी नज़रिए की बुनियाद पे खड़ा है, तो ये भी एक लग़्व बात होगी। भी अंडरस्टैंड कि 1000-1500 ये आम तौर पे ये रेट हुआ करते हैं।
इस तरह से मैनेज भी किए जाते हैं। नाउ जाक और ये जो ये बात मैं साथ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल इम्प्लाई नहीं कर रहा कि ये पैसे दे के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। मैं आपको जलसों की नेचर बता रहा हूँ कि कोई अपने शिकवे की वजह से आएगा, कोई पैसे की वजह से आएगा, कोई किस तरह से आएगा। लेकिन ये पॉइंट एड्रेस करना इसलिए ज़रूरी है कि जाक की जो डिमांड्स हैं, वो एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी की हैं, एक एंटिटी है, उसकी हैं और उसको वो क्रीडेंस जा रही है जो एक पॉलिटिकल एंटिटी की हुआ करती हैं। ये आमतौर पे ऐसा नहीं हुआ करता और फिर जिस तरह से हर डिमांड पिछली डिमांड के बाद ऐड होती जा रही है, तो कोई आदमी अगर ये सवाल करे कि क्या ये जेन्युइनली इशू बनाना चाह रहे हैं कि एक इनकी डिमांड पूरी हो रही है तो एक और आ जाती है, एक और कि एट व्हाट स्टेज आप कोई ऐसी डिमांड कर दें कि वो इम्पॉसिबल हो, लेकिन चूंकि पीछे से आपकी सारी डिमांड पूरी होती आई हैं, तो उस जोन में आप जाके स्टेट को चैलेंज करना शुरू कर दें, कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना शुरू कर दें, कश्मीर की पार्लियामेंट को चैलेंज करना शुरू कर दें, कश्मीर की हुकूमत को चैलेंज करना शुरू कर दें। अगर आप समझते हैं कि आप ये सारे काम कर सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ें। ये उसका तरीकाकार है। लोग कहते हैं ना बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ लोग इकट्ठे होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग अपने ज़ाती प्रॉब्लम्स की वजह से भी आ जाते हैं, लोग नज़रियाती प्रॉब्लम्स की वजह से भी आ जाते हैं, लोग पैसे लेके भी आ जाते हैं, लोग किसी वजह से भी आ जाते हैं। लेकिन वो बड़े जलसे कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करते कि आपकी इलेक्टोरल पॉपुलैरिटी कितनी है। पाकिस्तान में बहुत सी सियासी जमातें आपको मिलेंगी। इवन इमरान खान साहब का वो ज़माना जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, उनके जलसे देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि सीटें कितनी होती थी। इमरान खान साहब के अपने जलसे कि जलसा बड़ा आपने कर लिया है, दैट डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू योर इलेक्टोरल पॉपुलैरिटी। वो अगर जाग की होती तो उनका काम ये बनता था कि आप जलसे ना करें, पॉलिटिकल एजिटेशन ना करें। आप जो क्लेम कर रहे हैं कि कश्मीर आपके साथ खड़ा हुआ है, तो इस कश्मीर जो आपके साथ खड़ा हुआ है उसके वोट को इस्तेमाल करके आप पार्लियामेंट में जाएं। फिर आपने जो भी चेंज करना है आप कर लें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल करना है अगर आपके पास 2/3 की मेजोरिटी है, या आपने एवरीडे जो मामलात हैं इंतजामी लेवल के वो करने हैं आप कर लें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंट को भी बाईपास कर दें, सुप्रीम कोर्ट को बाईपास कर दें, कश्मीर गवर्नमेंट को बाईपास कर दें और आप कहें कि सड़क पे खड़े होकर हमने ये बात मनवानी है। अच्छा, ये भी मानी कि ये नहीं हमने एक और मनवानी है, नहीं हमने एक और मनवानी है। तो कोई आदमी अगर पूछे, एक रीजनेबल आदमी, कि क्या ये जमात सिर्फ एजिटेशन चाह रही है कि एक ऐसे पॉइंट पे बात चली जाए कि जहां पे कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा फायरिंग कत्ल वो हो, तो क्या उस आदमी का सवाल फिर इलिजिटमेट होगा? आई डोंट थिंक सो। जो हिस्ट्री मैंने आपको 2023 से अभी तक की बताई है, ये ऐसी चली आ रही है। अब वो 12 सीटों में मसला बना हुआ है और अब हम 12 सीटों का जिक्र करते हैं कि 12 सीटों का जिक्र असल में प्रॉब्लम क्या है। देखिए 1960 से ये रिप्रेजेंटेशन किसी न किसी हवाले से कश्मीर के सेटअप में पाई जाती है। फिर जो अबूरी आइन बना 1974 का, उसके अंदर तो ये इसको एनश्राइन कर दिया गया आर्टिकल 22 के। अब अगर तो कश्मीर, ये जो जाक वाले समझते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर है जिस पे भारत ने बज़ोर ताकत कब्जा किया हुआ है, उस कश्मीर पे कोई क्लेम ही नहीं है, तो वो अपनी पोजीशन क्लियर करें कि उनकी सीटें यहाँ पे क्यों हैं। और अगर वो कहते हैं कि नहीं ये कश्मीर सबका है, तो फिर उनको एक्सक्लूड करने की क्या वजह है? अब ये 12 सीटें क्या हैं, ये सबको पता है, लेकिन मैं ज़िमनी तौर पे 1-2 जुमलों में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये उन लोगों की हैं, उन कश्मीरियों की हैं जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके अब वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रह रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात एनश्राइंड है, जो अब बुरी कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये 12 सीटें वहाँ पे महफूज हैं। उसके साथ-साथ पाकिस्तान या कश्मीर किस तरह से ये कह सकता है कि उनकी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है? जो क्लेम है कि ये सारे का सारा कश्मीर जो यूनाइटेड नेशंस की रेज़ोल्यूशन है उसके मुताबिक इन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन का इनके पास राइट होना चाहिए। अगर वो आपने ख़त्म ही कर दिया तो आप ये कह रहे हैं कि उस कश्मीर से हमारा ताल्लुक ही नहीं है। ये कौन-सी अकल की बात है? यानी इतने बड़े लेवल पे शहादतें हुई हैं, इतने बड़े लेवल के न्यूक्लियर वॉर्स हमारी जो है वो होते-होते रह गई हैं। ऑल ऑफ दिस इसलिए कि आप सड़कों पे लोग लेके आ गए हैं बगैर इलेक्शन लड़े, जिसमें आप ये दावा कर रहे हैं कि ये आप 12 सीटें ख़त्म कर दें। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक सियासी नुक्ता है बड़ा अहम, और दूसरा प्रैक्टिकल, जो आप मॉरल बेसिस पे आप कह सकते हैं। जो सियासी है या आइनी है वो ये है कि ये बात कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट से पूछी गई कि इसको क्या किसी सदारती रेफरेंस से ख़त्म किया जा सकता है, तो उन्होंने बताया नहीं किया जा सकता। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है, तो फिर आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ही तब्दीली कर सकते हैं, जो आपके पास लेजिटमेट अगर इतनी मेजोरिटी मौजूद है। तो जाग को अगर इस पे एतराज़ है, तो भाई आप इलेक्शन लड़ें, अपना मैंडेट लोगों के सामने रखें कि हम जब पावर में आएंगे तो ये 12 सीटें ख़त्म करेंगे। लोग अगर आपकी बात मानते हैं, आप ये 12 सीटें ख़त्म कर दें। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, आपने सड़क पे खड़े होकर मनवानी है और ज़बरदस्ती मनवानी है, आपने उसके लिए जलसे करने हैं, जुलूस, और आपके ओरिजिनल डिमांड्स में ये कभी डिमांड थी भी नहीं।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे वो तासुर जो है ना कि शायद आप ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से कोई ना कोई ऐसी एजिटेशन की जाए और वो आपको मिल नहीं रही है, और यहाँ पे आपने उसको एक स्टिकिंग पॉइंट बना दिया। कभी आपकी डिमांड ही नहीं थी, और उसको फिर आपकी डिमांड अगर बन भी गई है तो आप उसको, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है उसको छोड़ के आप इसको गली मोहल्ले में खड़ा करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कल आप फिर भी लोग लेके अपने सामने, यानी कि आप सड़कों पे निकल आते हैं तो आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। तो फ़ायदा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? फ़ायदा क्या है वहाँ की पार्लियामेंट का? फ़ायदा क्या है वहाँ की गवर्नमेंट का? ये चीज़ें कानून के ज़रिए होनी है, आइन के ज़रिए होनी है। ये तो उसका हो गया एक जो कानूनी और आइनी उसका पहलू है। जो उसका मोरल पॉइंट है कि जाग का ये क्लेम कि कश्मीर में वही लोग होंगे, या कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो सीट्स उसके पास होंगी जो, क्योंकि अब जब सीट्स होती है तो आप पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट की फॉर्मुलेशन पे आप मुतासर होते हैं, या माफी या तो मौसर होते हैं। तो वो वही लोग करेंगे जो कश्मीर के अंदर हैं। मॉरली जाग के पास कोई हक नहीं है बात कहने का। उसकी वजह यह है कि जाग की जो सपोर्ट है फाइनेंशियल, वो बड़े पैमाने पे जो कश्मीरी डायस्पोरा है वो उनके के जरिए आती है। मेरा कश्मीरी कम्युनिटी के साथ जितना अपना तारुफ है और एक्सपीरियंस है, मैं नहीं समझता पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट के पास होगा। तो मैंने 20 साल इस कम्युनिटी में ज़िंदगी गुजारी है जब मैं यूके में था। जो सेपरेटिस्ट हैं वो भी मैं बड़े करीब से मेरे उनके साथ ताल्लुक हैं, क्रिकेट खेलते रहे, उठना बैठना। जो प्योर प्योर क्या कहते हैं प्रो पाकिस्तानी हैं उनके साथ भी, हर तरह के नज़रियात के लोग, जो सब नेशनलिस्ट हैं वो भी, मेरा उनके साथ लिटरली एक प्लेट में खाना खाने वाला रिलेशनशिप। वो मुझे पता है वो फंडिंग कैसे होती है, मुझे पता है कि वो जलसे जुलूस वगैरह जो वहाँ पे होते हैं, जो एजिटेशन की जाती है, लोकल गवर्नमेंट से लेकर पार्लियामेंट तक वहाँ पे जो एमपीएस वगैरह जाते हैं, लॉबिंग कैसे की जाती है। ये बात मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर जाक उन लोगों का पैसा, उन लोगों की सपोर्ट को यूज़ करके कश्मीर में पॉलिसी इन्फ्लुएंस करना चाहती है, तो ये लोग तो खुद कश्मीर में नहीं हैं। आपको इन 12 सीटों पे एतराज़ इसलिए है कि वो कश्मीरी कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान में कहीं रह रहे हैं, इन एनी केस कश्मीर में नहीं रह रहे। तो जिन लोगों से आप फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं वो सारे कश्मीर में नहीं रह रहे। तो आपके पास क्या राइट है कि नॉन पॉलिटिकल एवेन्यूज यानी कि पार्लियामेंट, उसको यूज़ करके सड़कों पे एजिटेशन करें उन लोगों को पैसे से जो वो वहाँ पे है ही नहीं। और मुझे पता है मेरे जो कश्मीरी दोस्त वहाँ पे हैं, उस बात उनको बुरा भी लग रहा होगा, मैं असूल की बात कर रहा हूँ। असूल की बात है, अगर आपके नज़दीक कश्मीर में वही पॉलिसी इन्फ्लुएंस करेगा जो कश्मीर के अंदर है, तो ये पैसा लेना बंद करें, फिर ये लॉबिंग करना बंद करें। आपकी ऐसी ऐसी वो सियासी जमातें जिसका बरतानिया में हमने नाम नहीं सुना होता, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में उनको जगह मिली हुई होती है, प्रो कश्मीरी सेपरेटिस्ट ग्रुप इस तरह के। आपके पास अगर पावर है, इलेक्शन लड़ें भाई। इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या आपकी 2-4 सीटें के 20 से ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने कुछ लोगों के साथ मिल के पूरे सिस्टम को ही आप रैप अप करने की बात करें। तो ये हो गई नंबर 12 सीटों की बात। अब हम चलते हैं कि इस दिन जो हुआ उसमें गलती किसकी, सो हु फायर्ड फर्स्ट। इस पे जितनी कहानियां दुनिया में चल रही हैं कि अलामान, हकीकत यह है कि नो वन नोज। जो रियासत का, कश्मीर गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है वो ये है कि पहल हमने नहीं की, पहल मुजाहिरीन ने की है। मुजाहिरीन ये कह रहे हैं कि नहीं, पहल फोर्सेस ने की है। किसने की है? किसी के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन 2-4 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं जाग के हवाले से बात करूंगा कि ये तो अब वीडियो एविडेंस भी आ गया है कि आपके लोग तो वहाँ पे मौजूद थे, यानी कि आपके मतलब उस जलसे के अंदर उन उन जो मुजाहिरीन हैं उसके अंदर आर्म्ड लोग तो मौजूद थे। अब पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस में आप मुसल्लह लोगों को नहीं लेके जाते, ये बात तयशुदा है। फुटेजेस में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग तो थे, फायरिंग तो हो रही थी, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक भी हुआ है, ये बात भी बड़ी क्लियर है। अब आपका ये दावा हो सकता है कि ये जवाबी हमने फायर किया था, लेकिन मसला ये है कि आपका जो दावा दूसरा है, या आई शुड से कि जो पहला है कि हमारे पास एक भी मुसल्लह आदमी नहीं था, तो फिर ये सवाल उठता है कि आपके पास एक भी मुसल्लह आदमी नहीं था तो जवाबी फायरिंग किसने की फिर, अगर मुसल्लह आदमी था ही नहीं तो? अब मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैं ये दावा करूं पब्लिक में बैठ के कि जाग के अपने मुसल्लह लोग वहां पे मौजूद थे। आई से लेट्स एक्सेप्ट इट कि जाग का कोई मुसल्लह आदमी नहीं था। अगर आपकी तंजीम के अंदर उस वक्त जो तंजीम आपकी खड़ी हुई थी, यानी कि जो लोग खड़े हुए थे, हर तरह के लोग थे, उसके अंदर अगर असलहा लेके लोग आ गए और उन्होंने फायर भी किया, पहले किया या बाद में किया वो एक और बात है, उस पर मैं भी आता हूं। तो फिर ये आपका काम बनता है कि आप ऐसे लोगों को डिसऑन भी करें, आप रियासत के साथ ताउन भी करें, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको इतना वाटर टाइट करें कि कोई इतना इन्फिल्ट्रेट ना करे कि आपके मुजाहिरीन में खड़ा होकर
गोलियां चलाना शुरू कर दे वो। और स्ट्रेटेजिकली अपॉइंटेड प्लेस लोग इन छतों के ऊपर खड़े हुए हैं, फायरिंग कर रहे हैं। ये इस बयानिए के साथ अकॉर्ड नहीं करता। तो अब फायर किसने किया हम नहीं कह सकते। जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका अपना नैरेटिव है कि भाई हम पे फायरिंग हुई तो हमने आगे से जो भी फायरिंग की, उनका अपना नैरेटिव है। और मैं सिक्योरिटी फोर्सेज पे आऊंगा, वो अलहदा सेक्शन है। अभी मैं जाग के हवाले से बात कर रहा हूं कि प्लॉजिबल क्या है कि फायर पहले किसने किया होगा। किसने किया है इसका कोई सबूत नहीं है, किसने किया होगा तो हमारे सामने कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम इकट्ठे रख के हम एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं, या एटलीस्ट हम एक नतीजे की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले फायर करना होता तो वो आपकी इतनी डिमांड्स क्यों पूरी करते, नंबर वन। नंबर टू, कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये फायर पहले करने ही होते तो उनको ऑलरेडी बलूचिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है वो सामने है, नॉर्दर्न एरियाज में जो हो रहा है वो सामने है, तो उसमें कोई और यानी कि जो फोर्सेस थी उनका वो अपनी क्रेडिबिलिटी में कम करने का उनका पूरा इरादा था कि आप लोग इकट्ठे हुए हैं तो एक तरफ वो आपकी डिमांड्स पूरी करे, दूसरे आप पे फायर खोल दें बगैर किसी प्रोवोकेशन के, बगैर किसी वजह के। व्हाई वुड दे डू दैट? आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो मुतासर होती है ये कह के कि हमारे पास कोई मुसल्ला आदमी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी फायर की अब फुटेजेस भी सामने आई है कि वहां से किया गया, गोलियां लगी सिक्योरिटी ऑफिसर्स को जो सिक्योरिटी पर्सनल थे वहां पे। सो किसने पहल किया होगा? इट डजंट लुक लाइक सिक्योरिटी ने पहल की होगी बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स। इट लुक्स लाइक कि पहल मुजाहिरीन में से ही किसी ने की है, और जाग को चूंकि हमारे पास सबूत नहीं है कि जाग की अपनी लीडरशिप मुसल्ला लोगों को लेके आई, तो हम ये भी मानने को तैयार हैं कि जाग के साथ भी धोखा हुआ होगा, उनके अंदर लोग घुस आए होंगे, किसी और तरफ से आ गए होंगे। लेकिन फिर आप उनका दस्ते बाजू ना बने, दस्तो बाजू ना बने उनका ये कह के कि हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ या मुजाहिदीन की तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। फुटेजेस को तो आदमी डिनाई नहीं करेगा, अब जो वो तो हकीकत है वो सामने आ चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि अब हम त्यामुन करेंगे, ये जो हमारे अंदर लोग घुस आए थे उनके हम एप्रीहेंशन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। अब आते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ कि आप फायर आपने पहल नहीं किया, आपने कह दिया बज़ाहिर जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो क्राइन है, उनसे भी यही लग रहा है कि आपने पहल नहीं किया होगा। लेकिन आपसे एक सवाल है, जब भी पब्लिक इतने बड़े लेवल पे जब जो गैदरिंग होती है उसको मैनेज करने के लिए जब भी एक स्टेट अपरेटस को एंगेज किया जाता है तो उसके पीछे पूरी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग होती है कि आपने नॉन लीथल म्यूनिशन, इफ़ यू एब्सोल्युटली हैव टू, इफ़ एब्सोल्युटली, अब वो यूज़ करते हैं, जिसमें रबर की गोलियां मिसाल के तौर पे वाटर कैनन्स हैं। अब वो उस इलाके की ट्रेन मुझे ऐसी नहीं पता कि उसमें वाटर कैनन्स यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मेजर भी अवेलेबल होता है। आंसू गैस अवेलेबल होती है, पब्लिक को डिस्पर्स करने के और कई तरीके होते हैं, लार्ज गैदरिंग्स को रोकने के तरीके होते हैं कि लार्ज गैदरिंग्स हो गई हैं तो वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट ना हो जाएं बल्कि एक्सेस ब्लॉक किए जाते हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, 15-16 इस तरह के मेजर्स अवेलेबल होते हैं। व्हेन एवरीथिंग एल्स फेल्स तो उस वक्त फिर लाइव म्यूनिशन यूज़ किया जाता है कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वन हैज़ टू आस्क अ क्वेश्चन कि लाइव फायरिंग आपका पहला ऑप्शन क्यों है, फॉर व्हाट पॉसिबल बेसिस? अगर उस तरह से पहले फायर किया भी गया है तो उसका जवाब क्या है कि आप मजमे पे लाइव फायरिंग कर देंगे? आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। जब आप एक जनरल डायरेक्शन में फायर कर सकते हैं कि उधर से फायर आया था, लेकिन जिस आदमी ने फायर किया वो फायर करके वहां पे तो नहीं होगा, वो आगे पीछे चले जाएगा। उसके साथ एक सिविलियन आदमी है, गोली उसको लग जाती है, उसकी शहादत हो गई है। तो ये भी कोई तरीकाकार नहीं है, ये बिल्कुल कोई तरीकाकार नहीं है कि आप इस तरह से लाइव फायरिंग लोगों पे कर दें, भले जवाब में ही कर दें, लेकिन वो जो आखिरी चीज़ है वो पहली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस पे तो मैं समझता हूँ कि एक इंटरनल इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए। और कश्मीर में जो इनकरेज किया जा रहा है कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। उससे ज़्यादा बेहतर इंक्वायरी कमेटी है कि वो जल्दी जल्दी अपने फैसले देती है, कमीशन में तो फिर बातें सालों तक चली जाती हैं। तो ये इसका तरीक़ाकार है कि जो भी वहाँ पे कोई लैप्स हुआ है उस पे उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको ऑन किया जाए, और उसके बाद सिस्टम्स को बेहतर किया जाए कि ये बार बार तो नहीं होगा। मैं पहले टीएलपी पे मेरी पोजीशन क्लियर है कि टीएलपी के साथ ज़्यादती हुई है, अब यहाँ पे भी इस तरह से ये काम स्टार्ट हो जाए तो कल जगह जगह यही इश्तिहार लगे हुए होंगे। रेटरिक इतनी ज़्यादा हमारे वज़रा की ऐसे हुई हुई है, तारड़ साहब फरमा रहे हैं कि जो पता नहीं हमारे जिनको हमने ट्रेन किया उन्होंने हम पे फायर कर दिया। वो दूसरे साहब जो हैं सियालकोट वाले, वो साहब फरमा रहे हैं कि हम तो इनको इंडिया समझते हैं।
मतलब इस तरह की सिचुएशन में सेंस प्रिवेल करना चाहिए, वो दाना और बीना लोग जो आके सिचुएशन को काम डाउन करें। आप हुकूमत में बैठ के आप उस रेटरिक को फैला रहे हैं जो सारी सिचुएशन को फ्यूल कर रही हो। मतलब वहां पे अगर एक आदमी जो डेफिनेशन उसकी महंगाई की है, जो डेफिनेशन उसकी बिजली की है, जो भी है वो उस वजह से आया हुआ है, उसको गोली लग गई है, उसके वालद उसकी वालदा टीवी पे देख रहे हैं कि हमारे ख्वाजा साहब सब कह रहे हैं हम तो इनको इंडिया वाले समझते हैं। क्या अकल का काम किया है आपने बात कह के? डू यू थिंक कि जाग के पास इतने लोग जो सारे निकल के आते हैं ये सारे के सारे इंडिया के हैं? को गोलियां तो इनडिस्क्रिमिनेटली चलती हैं ना। तो बजाय इसके कि उस रेटरिक को थोड़ा सा टोन डाउन किया जाए, आप उसके अंदर और ये ख्वाजा आसिफ साहब, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मैन, इतनी बड़ी पोजीशन में बैठ के कोई आदमी इतनी इररिस्पॉन्सिबल बातें कैसे कर सकता है? अब आखिरी चीज वीडियो की, उसके बाद हम खत्म करते हैं कि अब इसका जो सोल्यूशन है, एक तो ये है कि ये जो फायर ब्रांड किस्म के पॉलिटिशियन हैं इनको थोड़ी देर कहा जाए कि अब खामोश हो जाएं, इस मसले को हल हमने करना है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, और ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स के साथ साथ वो लोग जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके बारे में बड़ा अच्छा समझते हैं। वो इनको इकट्ठा किया जाए। नवाज शरीफ साहब हैं। अब इस वक्त सियासी खिलाफात की बात नहीं कि मैं इसके साथ उसका, इस वक्त हमने देखना है कि लोगों की क्वालिटी क्या है। अपना कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं, पेशावर में बलोर साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब आजकल आई अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट से उनकी नहीं बन रही है, लेकिन इन दिस केस आई थिंक उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। ऐसे ही 2-3 और बड़े नाम हैं कि जो ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स को समझते हैं, पंचायत को समझते हैं, औताक को समझते हैं, जरगे को समझते हैं। इन लोगों की ज़रूरत है इस वक्त। उधर से कश्मीर में ऐसे बुज़ुर्ग हों जो ऐसे ही सियासी तदब्बुर रखते हैं कि उनके साथ बैठ के परमानेंटली इसको हल किया जाए, यही इसका तरीक़ाकार है। जाक को समझ आनी चाहिए इस बात की कि आप जिस भी लेजिटिमेसी को क्लेम करेंगे वो सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको मिलेगी। इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीतें, आपके पास एक लेजिटिमेट पावर होगी। स्ट्रीट एजिटेशन, एक डिमांड के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, के आखिरकार मसला बने ही बने। इट विल नेवर, इससे इससे यही होगा जो हुआ है। फिर लैप्सेस होंगे, सिक्योरिटी वालों की भी गलती है, सिक्योरिटी के इदारों की। लैप्सेस होंगे, लाशें गिरेंगी, जग हसाई हर जगह पे होगी, आप भी एक्सपोज होंगे, मसला बढ़ता रहेगा। तो जाक नीड टू अंडरस्टैंड दे नीड टू स्टेप असाइड नाउ। दोनों तरफ के जो बुजुर्ग सियासतदान हैं वो इकट्ठे हों, बातचीत करें, यही इसका तरीक़ाकार है। अदरवाइज यही होता रहेगा और वो कोई सोल्यूशन नहीं है, नन व्हाट्सोएवर। वीडियो ख़त्म करते हैं इस मकाम पे। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। इट्स वेरी पेनफुल टू सी कि जो हुआ है वहाँ पे, यानी अभी तक हम ये भी नहीं बता सकते एक्यूरेटली कि वहाँ पे असल में जाने कितनी गई हैं। किसी ने 100 के करीब की हुई हैं, किसी ने 5 की हुई हैं। एवरेज क्या है, इट्स सो डिफिकल्ट टू इवन एसरटेन दैट। अब वीडियो ख़त्म हो रही है, मैं नया टॉपिक नहीं छेड़ना चाहता, बस एक रिक्वेस्ट है एंड में अपने आवाम से भी कि देखें, इस्लाम हमें बताता है कि जब इस तरह के हालात हों तो उस वक्त जल्दी पे तेल नहीं डालना चाहिए। जिसको भी इस वक्त मसला है फ़ौज से, जिसको मसला है शहबाज शरीफ से, वो अपनी तरफ से रोज़ लाशों में खुद ही एडिशन किए जा रहा है। जिसको मोहब्बत है फ़ौज से बहुत ज़्यादा, जिसको मोहब्बत है बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब से, वो डिनाई किए जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है सिरे से। इस तरह से काम नहीं चलता। सच बात करनी है, हक बात करनी है, तो वो यही है कि अगर आपको नहीं पता पहले तो खामोश हो जाएं। अगर पता है तो गलत बात कह के, एक अनफाउंडेड बात कह के जल्दी पे तेल ना डालें। उससे आपकी थोड़ी सी एक इत्मीनान हो जाएगा, एक ग्रेटिफिकेशन हो जाएगी पॉलिटिकली स्पीकिंग। लेकिन आपकी इस ट्वीट, इस पोस्ट से मसला पहले से ज़्यादा बढ़ चुका होगा।